आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण से संबंधित शब्दावली, मुख्य फोकस, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब एवं अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अवतल दर्पण से संबंधित शब्दावली। यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना हुआ है। इस साइड में यहाँ पर इसमें परावर्तक पदार्थों की परत चढ़ाई जाती है और ये इसकी परावर्तक सतह होती है और यह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। Mn इसका द्वारक होता है। और अब देखिए यहाँ पे ये दर्पण है, एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र यहाँ पे होता है और उसको वक्रता केंद्र या C कहते हैं। इस दर्पण का केंद्र बिंदु यहाँ पे होता है, उसको P से लिखते हैं, ध्रुव कहते हैं। P से पोल यानी ध्रुव होता है। और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव केंद्र दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही दर्पण से टकराएगी यहाँ पे परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पे मुख्य फोकस होता है। उसको कैपिटल F से लिखते हैं और ये मुख्य फोकस होता है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से लिखते हैं। R और F में एक संबंध होता है, R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। Mn इसका द्वारक होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये अवतल दर्पण है और ये कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। तो यहाँ से जैसे ही दर्पण से टकराएगी इनमें परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर ये मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा नोट कर लो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा नोट करने के लिए आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को स्टॉप करके भी परिभाषा आप लिख सकते हो। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो उसमें हम वस्तु रखते हैं और वस्तु से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है जहाँ से हम 2 किरणें खींचते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक वस्तु रख दी हमने, तो हमेशा इसके ऊपरी भाग से हम किरणें निकालेंगे। तो ये किरण, पहली किरण हम निकालते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये ब्लैक लाइन मुख्य अक्ष है और रेड वाली लाइन जो हमने किरण निकाली है वो है। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही परावर्तन होता है तो मुख्य फोकस से निकलती है। तो यह किरण सभी में हमको खींचनी है। हम जितने भी प्रतिबिंब बनाएंगे उनमें सबसे पहली किरण यही खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और ये मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी, मुख्य फोकस से खींच सकते हैं। तो ये वस्तु के ऊपरी भाग से होते हुए मुख्य फोकस से होते निकालेंगे और यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो 2 किरणें हो गई। तीसरी किरण हम खींचते हैं वक्रता केंद्र से, C से। वस्तु के ऊपरी भाग से C पे होके यहाँ होके किरण खींचेंगे और ये वापस उसी की तरफ उसी के ऊपर लौट जाती है। नंबर 4, तिर्यक किरण जो सीधी P बिंदु पर आपतित होती है, यानी वस्तु के ऊपरी भाग से P बिंदु तक हम किरण खींच देंगे और जितना कोण यहाँ पे बनता है उतना कोण यहाँ पे बना के ये परावर्तित हो जाएगी। तो 4 किरणों में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते समय कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ेगी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक जगह पे अभिसारित करता है। यदि सूर्य के प्रतिबिंब को एक कागज़ पर बनाया जाए तो यह कागज़ को जला देता है। तो
जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे ये दूरियां नाप के लेंगे, यानी P और C की दूरी 6 सेंटीमीटर होगी और ये होगी 3-3 सेंटीमीटर की, ताकि प्रतिबिंब अपने बिल्कुल सही जगह पे बने। और ये टेबल भी हम कॉपी में बनाएंगे और इसमें वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के साथ साथ इसको भरते जाएंगे। तो पहली स्थिति की बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये P है। तो वस्तु रखेंगे अनंत पर, यानी मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर रखेंगे। यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित होएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो यहाँ पे मुख्य फोकस है, यहाँ से ये किरणें निकल जाएगी। अब यहाँ पे वस्तु हमने रखी है अनंत पर, प्रतिबिंब बना उसका F बिंदु या मुख्य फोकस पर। आकार कैसा होगा? बिंदुवत होगा, बहुत छोटा होगा। और ये किरणें वास्तव में यहाँ पे एक दूसरे से मिल रही है, तो यह प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अब हम नंबर 2 कंडीशन की बात करते हैं। जब वस्तु रखी हमने C से परे, ये C है, वक्रता केंद्र है, इसे दूर यहाँ पे वस्तु रख देंगे। पहली किरण हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी मुख्य फोकस से। तो ये बात हमें याद रहनी चाहिए हमेशा। दूसरी किरण हम निकाल देंगे यहाँ से, C से निकाल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जाएगी, तो हम निकालेंगे F बिंदु से, यानी मुख्य फोकस से निकालेंगे। तो जैसे ही दर्पण से टकराएगी इसमें परावर्तन होगा और मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर थी, प्रतिबिंब उसका नीचे बना है, तो उल्टा है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और कहाँ बना है? C और F के मध्य। तो ये AB वस्तु का प्रतिबिंब A' और B' बना है। तो वस्तु रखी है हमने C से परे, प्रतिबिंब बना है F और C के मध्य। ये F है, ये C है, इन दोनों के बीच में। आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब उसका छोटा बना है। प्रकृति वास्तविक और उल्टा है। नंबर 3, जब वस्तु C पर हो, यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे। ये AB कोई वस्तु है और पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकाल देंगे। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी किरण हम निकालते हैं, मुख्य फोकस से निकाल लेंगे, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बना है, उल्टा है। और अब यहाँ पे देखिए, वस्तु भी C पर है, प्रतिबिंब भी C पे बना है, यानी वस्तु और उसका इमेज दोनों एक ही जगह पे बने हैं, तो इसलिए इसका आकार वस्तु के बराबर ही रहेगा, यानी प्रतिबिंब और वस्तु का आकार एक समान है। वस्तु या बिंब हमने रखा है C पर, प्रतिबिंब इमेज भी C पे बना है, आकार वस्तु के बराबर है और वास्तविक और उल्टा है। नंबर 4, जब वस्तु C व F के मध्य हो, ये C है वक्रता केंद्र, ये इसका F बिंदु है, इन दोनों के मध्य वस्तु को यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये A भी कोई वस्तु है। पहली किरण हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो ये चीज़ हमें से याद रहनी चाहिए। दूसरी किरण हम निकालते हैं, यहाँ पे मुख्य फोकस से निकाल देंगे, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु कहाँ रखी है? C और F के मध्य। उसका इमेज कहाँ बना है? C से परे। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं उसके प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनते जाते हैं और साथ में उनका आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे सबसे पहले वस्तु हमने अनंत पर रखी थी, प्रतिबिंब उसका F पर बिंदुवत बना था, फिर वस्तु C से परे रखी थी, प्रतिबिंब उसका वस्तु से छोटा बना था। जब वस्तु C पे रखते हैं प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है और जब वस्तु C और F के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ पे वस्तु रखी है हमने C और F के मध्य, प्रतिबिंब बना C से परे, आकार वस्तु से बड़ा है
और प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। नंबर 5 वाली कंडीशन की बात करते हैं। जब वस्तु रखेंगे हम F पर, यानी मुख्य फोकस पे वस्तु रख दी, ये A भी कोई वस्तु है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य एक्स के समांतर एक किरण खींच देंगे वस्तु के ऊपरी भाग से। कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी, निकल गई। दूसरी किरण हम निकाल सकते हैं, P बिंदु से भी निकाल सकते हैं और C बिंदु से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने C से कोई किरण निकाली तो ये वापस इसी के ऊपर लौट के आ जाएगी। अब ये दोनों किरणें कहीं भी नहीं मिलेगी इनको, यानी ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। इसलिए समानांतर किरणें एक दूसरे से कभी भी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती। इसलिए हम कहेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु कहाँ रखी है, F पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर। आकार वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रकृति उसकी अभी भी वास्तविक और उल्टा ही है। नंबर 6, जब वस्तु F और P के मध्य हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। F यानी मुख्य फोकस और P यानी उसका ध्रुव केंद्र, इन दोनों के मध्य वस्तु यहाँ पे रख देते हैं। तो ये A भी कोई वस्तु यहाँ पे रखी है। अब क्या काम करेंगे, वस्तु के ऊपरी भाग से 2 किरणें निकालते हैं। तो ये किरण निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य फोकस यानी F बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी किरण हम P बिंदु से निकालते हैं। अब ये जितना कोण यहाँ बना है उतना कोण नीचे बना के ये परावर्तित हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही है तो इस दिशा में कहीं भी नहीं मिलेगी। इनको हम वापस उल्टी दिशा में बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये काट रही है, यहाँ पे एक दूसरे से मिलती है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब ये किरणें वास्तव में यहाँ पे नहीं मिलती है, इसलिए हम कहेंगे कि अब प्रतिबिंब आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वस्तु छोटी है, इमेज उसका बड़ा बना है और आभासी एवं सीधा बना है। तो वस्तु कहाँ रखी है, F और P के मध्य। ये एकमात्र कंडीशन है जब अवतल दर्पण से वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, आकार वस्तु से बड़ा है और प्रकृति आभासी एवं सीधा है। कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो, याद रखना आप, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण कभी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, वो हमेशा छोटा बनाता है। सीधा बनाता है लेकिन हमेशा छोटा बनाता है। या प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने, तो हम लिखेंगे कि F और P के मध्य वस्तु को रखा जाए। अवतल दर्पण के उपयोगों की बात करते हैं। तो टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों की हेडलाइट में समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इनमें बल्ब को मुख्य फोकस की जगह रखा जाता है। तो ये जो रेड वाला है ये अवतल दर्पण है और ये इसके मुख्य फोकस की जगह पे बल्ब रखते हैं। इससे जो किरणें निकलती है वो इस दर्पण से टकरा के एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। इसलिए टॉर्च, सर्च लाइट या हेडलाइट का फोकस काफ़ी दूर तक जाता है। जब हम शेविंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे अपने सामने जो दर्पण होता है वो भी अवतल होता है और उसमें हमको मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य बिठाया जाता है ताकि हमारा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने। दंत चिकित्सक द्वारा भी दांत को बड़ा देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सौर कुकर और सौर भट्टियों में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिश एंटीना में भी संकेतों को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और वस्तु को हम F और P के मध्य रखते हैं। तो वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल स्टार साइंस देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।